Now we will be moving forward, and today's topic, which we will be covering, just let me share the presentation. Participants. Okay. So the screen is visible to everyone. Okay. देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जनरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका पर्पस है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जैसा आज है वैसा 100 साल पहले नहीं था। एग्री? सिमिलरली अगर हम जनरेशंस की भी बात करें तो जनरेशन का मतलब है एवोल्यूशन। टाइम के साथ कोई भी चीज कैसे इवॉल्व हुई है, उसका एवोल्यूशन क्या है। जैसे ह्यूमन बीइंग का भी एवोल्यूशन है, पहले वो एप्स थे, आज वो ह्यूमन बीइंग हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक दिन में थोड़ी हुआ है, इट हैज टेकन मिलियंस या फिर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आज के जो कंप्यूटर सिस्टम है और जो 1950 के कंप्यूटर सिस्टम थे उनमें काफी वेरिएशन है। कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव इवॉल्व्ड, दिस थिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू जनरेशन। टोटल जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर 5। पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उसमें जो एडवांसमेंट्स हुए हैं वो 5 जनरेशंस में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट जनरेशन, हम इसको नाम कैसे देंगे? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, इसमें देखिए टाइम भी दिया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम कब से कब स्टार्ट हुए, ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है, ईयर्स आपको याद रखना है। फ्रॉम 1946 टू 1959। दैट मीन्स दीज जो भी कंप्यूटर सिस्टम इस दौरान यूज हुए थे, ये जो 14-15 साल है 1946 टू 59, इस समय जो भी कंप्यूटर सिस्टम यूज हुए थे, ऑल कम्स अंडर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इज इट क्लियर? लाइकवाइज सेकेंड जनरेशन फ्रॉम 1959 to 65, third generation 65 to 71, fourth generation 71 to 80, and after 1980 till present time the generation of computer is fifth. So if I ask a question which is the current generation of computer, तो आपका आंसर क्या होगा? फिफ्थ जनरेशन। ओके, अननेसेसरी आप अनम्यूट नहीं होंगे, ओके, बिकॉज वी हैव अराउंड 250 स्टूडेंट्स, इट मे क्रिएट इश्यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई। टोटल 5 जनरेशंस में हमने डिवाइड किए कंप्यूटर सिस्टम को, स्टार्टिंग फ्रॉम 1946 एंड प्रेजेंटली रनिंग जनरेशंस आर 1980। नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न, every generation has its own property, own characteristics of computer system, plus various examples which are running in every generation. So let's move one by one. ये देखिए, this is the first generation computer system. इसकी साइज देखिए, साइज आज के कंप्यूटर सिस्टम से आप इसको कंपेयर कीजिए, इट इज ऑफ ए ह्यूज साइज। ये जो पहला कंप्यूटर सिस्टम बना था फर्स्ट जनरेशन, इसमें आपको कहीं मॉनिटर भी नहीं दिखेगा, कीबोर्ड भी नहीं दिखेगा, अलग कंसेप्ट होते थे, प्रोसेसर भी नहीं है। इसकी जो साइज थी, वी कैन से इट वाज ऑफ ए रूम साइज। एक कंप्यूटर की साइज क्या थी? एक रूम के बराबर। ओके, और क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज है देखिए। फर्स्ट वन, इसकी जो भी प्रोसेसिंग होती थी दैट वाज डन थ्रू वैक्यूम ट्यूब्स। अभी जो हमारी प्रोसेसिंग होती है दैट इज थ्रू द प्रोसेसर, लेकिन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रोसेसर्स नहीं होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, और इन वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से जो भी प्रोसेसिंग होती थी वो ये वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू होती थी। ओके, नेक्स्ट,
अब फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड काफी पॉइंट्स है कि वैक्यूम ट्यूब का मतलब आपने देखी होगी जैसे टीवी में भी पीछे ट्यूब्स होती है, वो भी एक वैक्यूम ट्यूब का एग्जांपल है। उस वैक्यूम ट्यूब से अगर कोई चीज प्रोसेस हो रही है, अब एक सिंगल वैक्यूम ट्यूब नहीं होती थी, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में 10 या 15 या 20 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम आपकी वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टॉल्ड होती थी। अब वैक्यूम ट्यूब से प्रोसेसिंग हो रही है तो इससे रिलेटेड काफी पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है? पहला, जैसे हम वैक्यूम ट्यूब को यूज करेंगे उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो काफी होगी। सेकेंड, इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट आपकी काफी प्रोड्यूस होगी। थर्ड पॉइंट, इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो स्लो होती है। स्लो इन द सेंस, जैसे आज के सिस्टम है, अगर हम अभी कोई इनपुट दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी आउटपुट आ जाएगा। तो पहले के जो आउटपुट होते थे वो टाइम लेते थे, जैसे आज आपने इनपुट दिया तो इट में टेक अ डे और 2। क्लियर? थर्ड, जब हीट काफी यूज हो रही है तो उसको एसी की जरूरत होती थी। जैसे हम पढ़ते हैं ना या फिर देखते थे, पहले के कंप्यूटर सिस्टम को एसी की रिक्वायरमेंट कंपलसरी थी। कंपलसरी क्यों थी? क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान काफी अमाउंट में इसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट एमिट होती है, और उसको ठंडा करने के लिए हमें एसी की जरूरत पड़ती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा? अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो 100% करेक्ट हो, दैट इज नॉट श्योर। इस केस में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली। जैसे आज अगर हम जो इनपुट देते हैं, इनपुट हम किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है? और वो कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल या फिर लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज, मतलब जो मशीन समझ सके। आज भी हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, लेकिन बीच में ट्रांसलेटर्स अवेलेबल है। हम जो भी इनपुट देंगे दैट विल बी कन्वर्टेड टू द मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आपके जो ट्रांसलेटर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। क्लियर? इसका मतलब हमें जो भी इनपुट देना है वो हम किस फॉर्म में देंगे? मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन लैंग्वेज होती क्या है? आई एम गोइंग टू राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। ओके? बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है? इट इज ओनली रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। कंप्यूटर को दो ही चीज समझ में आती है, आज भी दो ही चीज समझ में आती है, दैट इज 0 and 1। 0 मीन्स एब्सेंस ऑफ सिग्नल, 1 मीन्स प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। इस चीज को आप ध्यान दें बिल्कुल। कंप्यूटर सिस्टम को हमें दो चीजें समझानी है किसी भी फॉर्म में, एक 0 और एक 1। तो हमने क्या मैकेनिज्म डेवलप किया? 0 हम कैसे समझाएंगे? एब्सेंस ऑफ सिग्नल से। अगर कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा है सिस्टम में, दैट विल बी ट्रीटेड एज 0। अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई सिग्नल जा रहा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज 1। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी स्विच। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी स्विच को देखिए आप, उसमें दो ही मोड होते हैं, आइदर ऑन या फिर ऑफ। उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को समझे, ऑफ मीन्स 0 स्टेट एंड ऑन मीन्स 1 स्टेट। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये देखिए, इसका जो हमने डायग्राम अभी देखा था, इसमें ये जो कार्ड्स लगे हुए हैं दे आर नोन एज पंच कार्ड्स। ओके? पंच कार्ड का मतलब क्या हुआ? इसके थ्रू हम इनपुट देंगे, इसको प्रेस करेंगे तो उसका मतलब सिस्टम को हम इनपुट दे रहे हैं 1। अगर प्रेस नहीं करेंगे उसका मतलब सिस्टम को हम इनपुट दे रहे हैं 0। क्लियर? दैट इज द पर्पस, हमें कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझाना। तो ये 0 और 1 में जो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम के साथ, दिस इज नोन एज मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज और कंप्यूटर सिस्टम लैंग्वेज। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें हमें कीबोर्ड की वैसे ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ए भी नहीं प्रेस करना है, एस भी प्रेस नहीं करना है। हमें क्या प्रेस करना है? आइदर 0 और 1, एंड दैट वाज डन थ्रू द पंच कार्ड्स। ओके?
नेक्स्ट, वेरी कॉस्टली, बहुत सही बात है। आज के जो कंप्यूटर सिस्टम है 50-60 हजार में आ जाते थे। उस समय के कंप्यूटर सिस्टम दैट वाज नॉट अफोर्डेबल, ओनली वाज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। क्लियर? लॉट ऑफ हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स, स्लो इनपुट एंड स्लो आउटपुट ड्यू टू प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ह्यूज साइज, एसी की जरूरत पड़ती थी टू लो डाउन द टेम्परेचर। नॉन पोर्टेबल, नॉन पोर्टेबल मीन्स, पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? एनीवन? व्हाट इज पोर्टेबल? यस, We can carry here. okay, very good. Portable means anything which can be transported or carried from one place to another. For example, laptop. Laptop is a portable system. We can easily carry from one place to another. Our mobile system, mobile phone is a portable device. पर ये जो हमने अभी फर्स्ट पेज पे फोटोग्राफ देखी थी, ये पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, इसको हम मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लियर? तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको समझ में आ गई। सभी को वापस से देख लेते हैं हम। क्या क्या फीचर्स है? फर्स्ट फीचर, प्रोसेसिंग वाज डन थ्रू द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। द सिस्टम वाज अनरिलायबल, इट ओनली सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. It was very costly, not affordable, generated lot of heat due to vacuum tube technology, slow input and slow output due to processing capability of vacuum tubes, huge size, need of AC to cool down the system, and cannot be transported or carried from one place to another. Clear? ये आपको पता होनी चाहिए। Next, consumed lot of electricity, सही बात है। आगे चलते हैं। ये इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650. So you may be asked question, UNIVAC is an example of which generation? So you have to write down, it is an example of first generation of computer system. Clear? इनके full form you can easily get from the Google. Okay, just try to find out the full form of all these. UNIVAC, EDVAC, ENIAC. Okay, not so important, but you have to remember the examples. Now we move to second generation of computer system. देखिए थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम अब आपको कुछ एडवांसमेंट मिले। ईयर फ्रॉम 1959 टू 1965। क्लियर? क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट, उसकी साइज कम हो गई है। साइज कम हो रही है, रूम साइज से टेबल साइज तक आ गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम। और देखिए क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यहां पे जो हम प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, दैट हैज बीन मूव टू ट्रांजिस्टर्स फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। First generation of computer, we were using vacuum tubes. In the second generation of computer, we have switched to transistors. Clear? Next. It is reliable. Now the output is reliable as compared to first generation due to the use of transistors. Clear? Smaller in size. स्मॉलर साइज होगा ट्रांजिस्टर की वजह से, लेस हीट आपकी जनरेट होगी, लेस इलेक्ट्रिसिटी आपका कंज्यूम होगा, फास्टर है फर्स्ट जनरेशन से, स्टिल वेरी कॉस्टली, नॉट अफोर्डेबल, रिक्वायरमेंट ऑफ एसी इज स्टिल देयर, इट नाउ सपोर्ट्स मशीन लैंग्वेज एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है मशीन लैंग्वेज से। In machine language, we are directly dealing with zeros and ones, but in assembly language, we are dealing with the coded form. कुछ कोड्स बने हुए हैं, कुछ इनपुट्स बने हुए हैं, जैसे add space 2 3। तो ये क्या करेगा? 2 + 3 को 2 और 3 को ऐड कर देगा और उसका आउटपुट हमें दिखाएगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है
इंस्ट्रक्शंस डिवाइड्स होते हैं अलग अलग स्टेप्स में, और उन स्टेप्स के एक जनरल या फिर एक प्रॉपर सिंटेक्स होते हैं। सिंटेक्स का मतलब अगर ऐड लिख के हमें स्पेस देना है तो स्पेस कंपलसरी है। ये जो कोड्स हमने बना दिए, दीज कोड्स आर नोन एज असेंबली लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन machine language and assembly language, so machine language is only represented in the form of 0 and 1, whereas assembly language uses the syntax or codes of a computer system. Clear? ये इसके एग्जांपल है IBM 1620709 and so. Clear? तो अभी तक जो हमने दो कंप्यूटर जनरेशंस की बात की है, उसमें आपने क्या देखा? ओवर द ईयर क्या हुआ? आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अभी बढ़ रही है, ठीक है, साइज कम हो रही है, और भी हम बात करेंगे। एंड वी हैव स्विच्ड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी टू ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर जैसा लग रहा है, कीबोर्ड भी आ गया है, साइज भी एक कंप्यूटर जैसी हो गई है। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्राफिक्स नहीं है, केवल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम काम कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आईसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी? एनीवन राइट डाउन? आईसी, आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड। ओके, नेक्स्ट, तो हम कहां से मूव हो गए? फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर। नाउ वी आर डूइंग प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ आईसीज। आईसीज के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और उन ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। क्लियर? अगेन द रिलायबिलिटी हैज बीन इंप्रूव्ड, द आउटपुट is now accurate in comparison to the last previous two generations. The size has been decreased, less heat, faster, less maintenance. तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम अगर आपके खराब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करना काफी मुश्किल होता था एज कंपेयर टू द थर्ड जनरेशन ऑफ सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, still costly, AC is required, less electricity as compared to previous. Important point, Ravi Kumar, mute yourself. Yes. Supports high level language. First generation में हमने पढ़ा machine language, second generation assembly language, and now we have moved to high level language. High level language का मतलब जैसे आपकी सी, सी प्लस प्लस वगैरह होगी, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसको हम टाइप करेंगे कीबोर्ड के थ्रू, सिस्टम उसको कंपाइल करेगा और उसको किस में चेंज करेगा? मशीन लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पे कंपाइलर्स अवेलेबल है। कंपाइलर्स का काम क्या है? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज 0-1, असेंबली लैंग्वेज कोडेड फॉर्म, और हाई लेवल लैंग्वेज आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो इस तरीके से कंप्यूटर किस तरीके से हमारी भाषा समझ रहा है, उसमें भी एडवांसमेंट हुए हैं, कंपैरेटिवली इजी हो रहा है। मशीन लैंग्वेज में समझना और समझाना बहुत डिफिकल्ट होता था, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग्स वेयर इन्वॉल्व, केवल प्रोफेशनल लोग ही कर पाते थे। ओके, सेकेंड लेवल मशीन लैंग्वेज भी डिफिकल्ट था कंपैरेटिवली, बट फिर भी आप कोर्स वगैरह अगर आपको ध्यान है तो आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम कर सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा इजी है, आप सिंपल इंग्लिश भी लिख सकते हो, उसको कंपाइलर्स कन्वर्ट कर देंगे। तो ओवर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को यूज करना इजी होता जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ये इसके एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए अलॉन्ग विद द फुल फॉर्म। ओके, सो दैट हैज टू बी डन ऑन योर पार्ट, IBM, Honeywell, PDP एंड सो ऑन।
भाई बीच में म्यूट क्यों हो जाते हो आप लोग अनम्यूट? ओके, नाउ फोर्थ जनरेशन इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1971 टू 1980। देखिए थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम और छोटा हो गया। अब जो इसका मेन फंक्शन है वो आपको ध्यान रखना है। अब प्रोसेसिंग किसके थ्रू हो रही है? प्रोसेसर्स के थ्रू। हाउ वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर टू आईसी टू प्रोसेसर। प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में भी यूज होते हैं, प्रोसेसर फिफ्थ जनरेशन में भी यूज होते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? उनकी जो आर्किटेक्चर है। ओके, आर्किटेक्चर मीन्स प्रोसेसर के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फिट होते हैं, और कितने ट्रांजिस्टर फिट होते हैं दैट यू कैन नॉट इमेजिन। किस आर्किटेक्चर या डिजाइन से वो आपके ट्रांजिस्टर प्रोसेसर के ऊपर फिट होंगे इज नोन एज VLSI और ULSI टेक्नोलॉजी। अगेन VLSI stands for very large scale integration. Let me write down very large scale integration. नाम से आपको पता चल रहा है किस स्केल पे? लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे हम किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब अरेंज करना। तो यहां पे हम क्या चीज अरेंज कर रहे हैं? छोटे छोटे ट्रांजिस्टर। किस चीज पे अरेंज कर रहे हैं? प्रोसेसर के ऊपर। ओके, अब बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होगी सिस्टम की। तो हमारा चैलेंज क्या है? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंक्रीज करना। लेकिन हमारा चैलेंज क्या है? हमारी जो प्रोसेसर की साइज है वो नहीं बढ़नी चाहिए। समझ गए? एक जो नॉर्मल अभी फिफ्थ जनरेशन का प्रोसेस है उसकी साइज क्या होती है? देखिए उसकी साइज होती है, एनीवन गेस? 1 स्क्वायर इंच। 1 स्क्वायर इंच आप एज्यूम कर सकते हैं कितना होता है, जिसकी लेंथ भी 1 इंच होगी और हाइट भी 1 इंच होगी। ठीक है, मतलब एक कॉइन की साइज के बराबर का एक प्रोसेसर होता है। उस प्रोसेसर के ऊपर हमें क्या करना होता है? बहुत सारे ट्रांजिस्टर हमें फिट करने होते हैं टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, कितने कितने ट्रांजिस्टर हम 1 स्क्वायर इंच प्रोसेसर के ऊपर फिट कर सकते हैं? गेस कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कॉइन साइज का प्रोसेसर है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स आपको उसके ऊपर लगाने हैं। क्लियर? तो कितने ट्रांजिस्टर हम अज्यूम कर सकते हैं, कितने लगा सकते हैं? बताइए, गेस कीजिए। लिखिए, 1000, 2000, 5000। यस, देविका हैज अज्यूम 10,000। सुंदर भाई, इनफाइनाइट कैसे होगा? कोई तो नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट थोड़ी हो पाएगा कुछ। 1500, 1000। ओके ओके, so the correct answer is millions of transistors. बिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपके ट्रांजिस्टर्स एक प्रोसेसर के ऊपर फिट होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि छोटी सी जगह पे इतने सारे ट्रांजिस्टर्स को फिट करना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड दिस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ VLSI एंड ULSI। ओके, ULSI होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI हम फिफ्थ जनरेशन में यूज करते हैं, वेयर एज VLSI हम फोर्थ जनरेशन में यूज करते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास चैलेंज क्या है? हमारे सिस्टम कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। आपके मोबाइल फोन का प्रोसेसर और भी छोटा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या करना है? प्रोसेसर की साइज को छोटा करते जाना है
और ट्रांजिस्टर्स को बढ़ाते जाना है. सो दिस इज द मेन चैलेंज एंड दिस चैलेंज इज नोन एज मूर्स लॉ. क्या कहेंगे हम? मूर्स लॉ. मूर ने एक थ्योरी दी थी, एवरी 18 मंथ, हर 18 महीने हम ऐसी एडवांसमेंट लाएंगे कंप्यूटर सिस्टम में जिससे क्या होगा, इस साइज ऑफ द प्रोसेसर, द साइज ऑफ द प्रोसेसर विल बी हाफ्ड, आधा हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विल बी डबल्ड. तो ये हमारा चैलेंज है, विल बी डबल्ड. ये मूर का लॉ था, पूछा जा सकता है एग्जाम में. क्या लॉ है? हर 18 महीने जो हमारे जनरेशन्स ऑफ प्रोसेसर्स आते हैं उसमें हम क्या कोशिश करेंगे, प्रोसेसर की साइज को हाफ करने की, जबकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उसमें डबल करने की. नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ाना क्यों जरूरी है? टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड. साइज कम करना क्यों जरूरी है? टू मेक द सिस्टम अगेन पोर्टेबल एंड स्मॉल साइज और लाइट वेट. क्लियर? तो ये साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स का चैलेंज है, साइज कम करना और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना. नाउ नेक्स्ट, आई होप एवरीवन गॉट. वेरी चीप इन द सेंस, अब अफोर्डेबल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम, वी कैन अफोर्ड. नाउ इट इज पोर्टेबल एंड रिलायबल. पीसी का कंसेप्ट आ गया. पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर. नाउ द कंप्यूटर सिस्टम्स आर रियली पर्सनल, आपके खुद के यूज के लिए. अभी तक कॉमर्शियल यूज के लिए थे, अब कंप्यूटर सिस्टम आपके पर्सनल यूज के लिए. वेरी स्मॉल इन साइज. पाइपलाइन प्रोसेसिंग भी हम समझते हैं थोड़ी देर में. एसी की अब रिक्वायरमेंट नहीं है. इंटरनेट का कंसेप्ट आपका 4th जनरेशन में आ गया है. कंप्यूटर नेटवर्क्स का कंसेप्ट आ गया है. अब सिस्टम आपस में कनेक्ट होके रिसोर्स शेयर करने लगे हैं एंड कंप्यूटर सिस्टम्स आर इजीली अवेलेबल. ये यहां पे एक पॉइंट रह गया. पाइपलाइन प्रोसेसिंग का मतलब है मल्टीपल प्रोसेसिंग. एट ए सिंगल टाइम वी कैन प्रोसेस मल्टीपल टास्क. अभी तक जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थे वो मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट नहीं करते थे, एक बार में वो एक ही काम कर सकते थे. क्लियर? जबकि 4th जनरेशन ऑनवर्ड्स एक कंप्यूटर सिस्टम कैन डू मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी पर्पस टास्क. इज इट क्लियर? सारे पॉइंट क्लियर है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड. लास्ट वन वी विल सम अप. ये कुछ जाने पहचाने आपके देखे हुए हैं. करेंटली रनिंग सिस्टम विच कम्स अंडर द 5th जनरेशन. एक पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज दैट? इट यूजेस यूएलएसआई आर्किटेक्चर, अल्ट्रा लार्ज स्केल आर्किटेक्चर, और उसमें हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट अभी आ गया है. रोबोटिक्स अभी आ गई है. न्यूरल नेटवर्क्स, वर्चुअल गेम्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, ये सारे कंसेप्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब आपके एआई में आते हैं. और एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये किसकी प्रॉपर्टी है? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. और हम बताता हूं. यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल, ये वापस रिपीट हो रहा है. पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर या सुपर कंप्यूटर्स इवॉल्व हो गए, बहुत यूजर फ्रेंडली हो गए कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी यूज कर सकता है. बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. सिंपल माउस को मूव कीजिए, क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए. इट्स वेरी सिंपल. मल्टीमीडिया फीचर्स मीन्स ऑडियो और वीडियो इजीली अवेलेबल है. अब कंप्यूटर सिस्टम आपके काफी पावरफुल है और चीपर रेट्स में अवेलेबल है. क्लियर? यहां पे कुछ पॉइंट्स हम देखना चाहते हैं. एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं ट्रेंड सिस्टम. जैसे वॉइस आप कुछ बोल देते हैं और कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिक उसको टाइप कर देता है. ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल है. मतलब कोई भी आपकी ट्रेनिंग के
बाद अगर कोई चीज वर्क कर रही है, आपने किसी सिस्टम को ट्रेंड किया है, उसमें नॉलेज बेस बनाया है, उसके बेस पे आपका कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, खुद डिसीजन नहीं ले रहा है अभी भी। डिसीजन किस में लेगा? वो भी प्रोग्राम डिसीजन एआई के टर्म्स में। क्लियर? नाउ ए क्वेश्चन कम्स, on the scale of 0 to 10 how much a computer system is intelligent? स्केल क्या है हमारे पास? 0 से 10। 0 का मतलब बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, 10 का मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम को हमें ग्रेड देना है, रेटिंग देनी है 0 से 10 में, तो क्या आप बता सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम कितना इंटेलिजेंट है? राइट डाउन योर आंसर। Abhishek has written 6. Okay. 5, 7, 4, 0. Again 7, 5, 8. Nitesh 0. Okay. किसी कोई भी 10 नहीं देना चाहेगा कंप्यूटर सिस्टम को? ऋतिका ने 10 दिया है। ओके। 11 दे दिया डबल में। Okay. So the correct answer is the intelligence of computer system is 0. 0 का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर सिस्टम आपका बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्री फीडेड प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है, उन इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर की खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। कंप्यूटर सिस्टम में इंटेलिजेंस अगर हमें डेवलप करनी है तो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी भी सर्टेन लिमिटेशंस है, उसको भी हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद ही वो फिर डिसीजन ले सकता है। जैसे आपने रोबोट वगैरह देखी होगी, ऑल दीज कम्स अंडर ए रोबोट कम्स अंडर एआई। ओके, तो बात समझ में आ गई? कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप फीड करेंगे इट विल फॉलो दैट। ओके, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन। एवरीवन नोस the desktop, laptop, notebooks, ultrabooks, Chromebooks, and so on. So that's all for the today's class. So what we have tried to learn? We have tried to learn the various generations. Purpose क्या है कि over the year, over the period या फिर over the period of time, how a computer system has been evolved. उसमें क्या क्या advancements आई, ये आपको समझ में आना चाहिए।